हेलो स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट वीडियो में देखा था, हम लोग ने कहा था कि हम लोग इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट की एक पर्टिकुलर सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव है, अगर आप यूपीएससी 2025 और 26 की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली करंट अफेयर कवर कर सकें और कुछ थोड़ा सा मेंस पर फोकस कर सकें। इसमें कैसे हम लोग करेंगे कि मैं कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट करूंगा जो भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट से इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें आपको कुछ असाइनमेंट्स देंगे, आपको असाइनमेंट्स फॉलो करने पड़ेंगे और कुछ चीज़ों को मैं बताता चलूँगा। आपको इम्पॉर्टेंट है, मैंने लास्ट में डिस्कस किया था ना, कैसे चीटी बनाएंगे, आपको कैसे चीनी पहचानना बताएंगे, तो चीनी पहचानने की कोशिश करूँगा। राइट, बहुत बातें न करते हुए शुरू करते हैं। चलो, बातें तो बहुत दिन तक करते रहेंगे। एक अभी रिसेंटली आया कि एक असम का स्टेट हाईवे है, वो बह गया है। बह गया क्योंकि नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। तो ये जो पॉइंट समझिए ना कि अल्ट्रेशन है रिवर का, वो क्यों होता है। एक सिंपल सा मेंस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन समझिए कि आखिर रिवर अपना रास्ता अल्टर क्यों करती है, रिवर अपना रास्ता चेंज क्यों करती है। एक जनरल सी बात समझिए, कुछ तो नेचुरल रीजंस भी हैं। अगर हम मान ले कि मियांड्रिंग समझिए, ठीक है, आपने देखा हो ना नदी का सांप की तरह बहना, इस तरह से कुछ, तो ये मियांड्रिंग एक नेचुरल रीजंस है कि जब भी नदियाँ अपने डाउन स्ट्रीम में मैदानों में प्रवेश कर रही होती हैं तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेकर आती हैं और इसको ओवरकम करने के लिए अपना मियांडर पाथ फॉलो करती हैं। पहला असाइनमेंट समझो, पढ़ लोगे कि अपने हिसाब से मियांड्रिंग क्या है, ठीक बात है। दूसरा, अल्ट्रेशन, जो रिवर अपने पाथ में अल्टर हो रहा है, आज की डेट में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, वो एंथ्रोपोजेनिक है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है ह्यूमंस के द्वारा क्रिएटेड, हमारे और आपके द्वारा क्रिएटेड। अभी करते क्या हम लोग कि कभी कुछ प्लानिंग में अगर हम कुछ गड़बड़ कर दें, मान लीजिए कि हमने कोई डैम प्लान करना है या कैचमेंट एरिया एक नया शब्द है। मैं बार बार कुछ भी नया शब्द आएगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, आप अगले वीडियो में कवर करिए, अपने आप से पढ़िए। कुछ कैचमेंट एरिया का मतलब है कि एक मान लीजिए कोई रिवर किसी पर्टिकुलर एरिया से बह रही है, तो आसपास का सेडिमेंट इसी रिवर में आके गिरेगा, तो इसको हम क्या बोले, इस रिवर के लिए कैचमेंट एरिया है। राइट, तो बेकी का भी कैचमेंट एरिया काफ़ी बड़ा है। अभी आप देखेंगे कि भूटान से होते हुए असम और असम के बाद बे ऑफ बंगाल, इतना सारा ह्यूज कैचमेंट एरिया है। क्लियर। अब एक और पॉइंट, तो हमने बताया कि अल्ट्रेशन ऑफ रिवर के रीजन क्या है, मियांड्रिंग है, नेचुरल रीजंस भी है, और एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमंस द्वारा क्रिएटेड भी है। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे हमने कोई डैम बनाया है और हम डैम को बनाते समय हमने बहुत चीज़ों को ध्यान रखना है, एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। ईयर 2004 में भी असम गवर्नमेंट को ये बात बताई गई थी कि बेकी रिवर में ज़्यादा फ्लड्स आती हैं और आने वाले टाइम में भी ऐसा होगा। बट ठीक है, जैसे सब कुछ स्किप हो रहा है, ये भी स्किप हो गया होगा, कोई बात नहीं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए कि हमें क्या करना है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट है। बिफोर एनी प्रोजेक्ट EIA होना चाहिए प्रॉपरली। EIA क्या है आगे डिस्कस करेंगे, देखते चलिए फटाफट। बेकी रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की। नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगा, करंट अफेयर बेस्ड है। तो ब्रह्मपुत्र की एक ट्राइब्यूटरी है बेकी। स्टेट पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर कोई ट्राइब्यूटरी किसी मेजर रिवर की है तो उसको किस साइड से उसने ज्वाइन किया है। ऐसे समझिए, राइट साइड से ज्वाइन किया है, लेफ्ट साइड से ज्वाइन किया है। तो देखिए, जो बेकी है वो भूटान से ओरिजिन होता है इसका, और कौन सी ट्राइब्यूटरी, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, यानी इसने ब्रह्मपुत्र को राइट साइड से ज्वाइन किया है। इस रिवर को भूटान में बोलते हैं कुरिसु रिवर। तो बेकी रिवर इन भूटान इज नोन एज कुरिसु रिवर। राइट, मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा ह्यूज कैचमेंट एरिया है इस पर्टिकुलर ट्राइब्यूटरी का। ये भूटान से होते हुए और असम के बाद बे ऑफ बंगाल। तो एक चैनल समझिए कहाँ से शुरू हो रही है, भूटान से, उसके बाद इंडिया में असम के बाद बे ऑफ बंगाल। असम का एक नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क। बताना किस चीज के लिए फेमस है। मानस नेशनल पार्क से भी ये बहती है रिवर, लगातार बहते हुए जा रही है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप दो चीजें समझिए, इंपॉर्टेंट हुई आपके लिए। बेकी रिवर, ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरीज, इसी से मैं पढ़े। अल्ट्रेशन क्यों करती हैं रिवर, नेचुरल रीजंस क्या हैं, और एंथ्रोपोजेनिक रीजंस क्या हैं, इसको कवर कर लेंगे, काफी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। और देखो भैया, भूटान से शुरू हो रही है, असम में पहुंच रही है, पूरा ही बायोडाइवर्सिटी रिच जोन है।
भूटान हिमालय का पार्ट है, कितना बायोडाइवर्सिटी रिच है, असम भी है। तो पूरी रिवर में भी बहुत सारी स्पीसीज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, तो बहुत कुछ पाया जाता है। इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पाया जाता है ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक बात है। मैंने बताया कि अकेली रिवर है ना जो बहुत बड़े कैचमेंट एरिया से गुजर रही है, ये बेकी रिवर ना। तो देखिए बेकी रिवर इज कैरिंग ऑलमोस्ट ऑल डिस्चार्ज। तो हर बार जब भी बारिश होगी, जब भी मानसून आएगा, तो ऐसा फ्लड होने का चांस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका एक रीजन और है कि इस रिवर में ज्यादा फ्लड क्यों आ रहे हैं। इसका रीजन है भूटान का एक कुरीचू डैम। एक प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन, कुरीचू डैम कहाँ पे है, भूटान में है ना। तो कुरीचू डैम से कभी कभी जब एक्सेस ऑफ वाटर रिलीज कर दिया जाता है तो थोड़ा सा बाढ़ जैसी स्थिति असम में बन जाती है। इस पे भी काम करना होगा कि ये तो हम भी करते हैं, जब पानी ज़्यादा हो गया तो कहीं और, तो कोई और भी कर रहा है तो बुरा क्या है, ठीक है। अब कुछ और इकोलॉजी के अकॉर्डिंगली समझिए, अगर बार बार रिवर अपना कोर्स चेंज करेगी तो सबसे पहली बात क्या होगा कि जो एक ट्रांजिशन जोन है, राइपेरियन एरिया है, ये डिस्टर्ब होता जाएगा। और राइपेरियन एरिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेजिटेशन, सबसे ज़्यादा स्पीसीज को शेल्टर किस एरिया में मिलता है, राइपेरियन एरिया में। तो देखिए द इंटरफेस बिटवीन रनिंग फ्रेश वाटर एंड लैंड इज कॉल्ड राइपेरियन जोन। तो हमें फ्लड से बहुत ज़्यादा टेंशन है कि हमारा राइपेरियन जोन क्या होता है, इफेक्ट होता है। हर साल बार बार अगर फ्लड आती रहेगी और ज़्यादा बड़ी मात्रा में आएगी तो प्रॉब्लम होगी, राइट। तो तीन चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट हुई आपके लिए। सबसे पहला आपने पढ़ लिया आखिर अल्ट्रेशन क्यों, पहला पॉइंट समझिए। अल्ट्रेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेकी रिवर पढ़िएगा, ब्रह्मपुत्र कवर करिएगा, राइट। अगला टॉपिक देखिए, थोड़ा जल्दी भी चल रहे हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कुछ एकदम अलग होगा, तो वहाँ फोकस भी करेंगे, ठीक है। ये न्यूज़ कई बार आ चुकी है, आज से 1 साल पहले भी इंपॉर्टेंट थी, अभी फिर मैंने देखा इसको, फिर इंपॉर्टेंट हो गई। हमारे यहाँ वल्चर्स, गिद्ध के 9 स्पीसीजेस हैं, ठीक है। लिस्ट बनाइएगा कौन सी 9 है, याद मत करना, एक बारी जब लिख लोगे ना तो तुम्हें ये याद रहेगा ये है स्पीसीज की, नहीं तो बिल्ली को भी गिद्ध समझ लोगे, तो एक बारी पढ़ लेना। अभी हमने पाया कि एक रेड हेडेड वल्चर है, उसका जो गर्दन है और उसका सर है वो लाल कलर का। देखो मैंने एक इमेज बनाई है, आप बनाई नहीं है, चिपकाई है कहीं से, इसको देखिए। तो इसका हेड का कलर क्या है, रेड, येलो का, अनोखा टाइप का है, तो इसको बोल रेड हेडेड वल्चर, ठीक बात है। कहाँ पे, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब यहाँ 2 चीजें इंपॉर्टेंट होगी, एक तो ये भैया रेड हेडेड वल्चर, ठीक बात है, कहाँ पे, दूसरा जहाँ मिल गए वो इंपॉर्टेंट हो गया, असोला। तीसरा ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि वल्चर रेस्टोरेंट, वल्चर की पॉपुलेशन कम क्यों हो रही है, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो गई। थोड़ा थोड़ा देखते चलते, इसमें कवर भी किया है मैंने। तो मैंने बताया कि 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर है, ठीक है। दिस इज यानी रेड हेडेड वाले को बोलते हैं एशियन किंग वल्चर, अलग थोड़ा रखा ना सिंहासन जैसा, तो हो गया रेड किंग वल्चर, एशियन किंग वल्चर, या पौंडीचेरी वल्चर, ठीक है। अभी धीरे धीरे इनका भी नंबर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, सब कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। इसका जो मेन रीजन है क्या है, डाइक्लोफेनिक पॉइजनिंग। अब डाइक्लोफेनिक पॉइजनिंग क्या है, देखिए जानवरों में गिद्ध खाते क्या हैं, गिद्ध आपको पता होगा कि डेड एनिमल्स और इन लोगों को खाते हैं। तो जानवरों में क्या है ना कि हम लोग पेन किलर के लिए में डाइक्लोफेनाक, एसिलोफेनाक, इन सब दवाओं का यूज़ करते हैं। तो जब गिद्ध इसको खा लेते हैं तो उनका जो फर्टिलाइजेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो पहला एक पॉइंट याद रखिए, बहुत सारे लोगों को केवल ये पता है डाइक्लोफेनिक पॉइजनिंग, नहीं, इस सीरीज में कई सारे ड्रग्स हैं, सारे से होता है ये प्रॉब्लम। देखिए मैंने वेटनरी ड्रग्स लाइक डाइक्लोफेनेक, कीटोप्रोफेन, एसिलोफेनेक, ये सब यूज होती हैं एनिमल्स में और सबका इम्पैक्ट है। तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, केवल डाइक्लोफेनेक नहीं, ज्यादातर जगहों पे आपने अभी तक क्या पढ़ा होगा, डाइक्लोफेनेक। अब ये ड्रग्स जो मवेशी होते हैं उनमें यूज होती हैं एज अ पेन किलर,
इन्फ्लामेशन रोकने के लिए, पेन रोकने के लिए ये यूज होती है। और किडनी फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन है वल्चर में, इसीलिए इनकी जनसंख्या कम हो रही है। ठीक बात है। अब आप समझिए कि हम जो ड्रग पॉइजनिंग है वल्चर्स में, इसको दो भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक बात है। सेकेंडरी पॉइजनिंग क्या है? ये तो वल्चर्स में हो रहा है, इन डायरेक्ट दवाओं का असर हो रहा है। दूसरा क्या है कि ये स्कैवेंजर्स हैं, ये कंकालों को खाते हैं, उसमें और सारे टॉक्सिन्स हैं। ठीक बात है। पेस्टिसाइड्स के टॉक्सिन्स हैं, और इन टॉक्सिन्स से भी इनके ऊपर इम्पैक्ट देखा जा रहा है। तो देखिएगा, वल्चर्स की जो डिक्लाइन हो रही है पॉपुलेशन में, इसके दो बड़े कारण हैं, प्राइमरी पॉइजनिंग एंड सेकेंडरी पॉइजनिंग। प्राइमरी इज बिकॉज ऑफ ड्रग, मैंने बता दिया है, अलग अलग टाइप की ड्रग्स हैं। सेकेंडरी क्या है? जो ये स्कैवेंजर्स की तरह काम करते हैं वल्चर्स, यानी किसी मृत जानवर को खाने के लिए काम करते हैं, तो उसमें भी कंसंट्रेशन है किसका? पेस्टिसाइड्स और अदर टॉक्सिन्स का। तो इनकी वजह से भी इनकी जनसंख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। देखिए, प्राइमरी तो कॉज है, गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया कि डाइक्लोफेनिक एनिमल्स में यूज नहीं करेंगे, काफी कंट्रोल करने की कोशिश किया, बट हम सेकेंडरी पॉइजनिंग को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो आज की डेट में देखें तो वल्चर्स की जो पॉपुलेशन कम हो रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सेकेंडरी पॉइजनिंग। तो इंपॉर्टेंट हुआ ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको पढ़ेंगे, सेकेंडरी पॉइजनिंग वल्चर्स के डिक्लाइन में क्या कारण है। ठीक बात है। अब देखो, जब भी तुम कोई स्पीसीज पढ़ रहे हो, किसी जानवर के बारे में पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो दो तीन बातों का ध्यान रख लो। पहला पॉइंट ये देख लो कि जैसे भारत में क्या एक IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक बात है। दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, तो इसमें इस स्पीसीज को क्या स्टेटस दिया गया है। ठीक बात है। यहाँ स्टेटस देने का मतलब है कि जैसे आपको पता होगा IUCN में हमने अलग अलग टाइप की लिस्ट बना रखी है, रेड लिस्ट है, और इसमें अलग अलग टाइप की कैटेगरीज है, जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपने पढ़ा होगा, लीस्ट कंसर्न इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट, ऐसे पढ़ी हुई ना कैटेगरीज पढ़ी हुई IUCN में। आगे इसी को फॉलो करते हैं ना, इसमें आएगा, कहीं ना कहीं कवर करा दूंगा। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 ये भी यही बताता है कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इन दो तीन एक्ट को कवर कर लीजिए आप इसमें। ठीक है, ये मैंने बता दिया। इनकी फोटो देख लीजिए भैया, एशियन किंग है, पहचान लीजिए फटाफट इनको। ठीक है, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया गया? तो मैंने असोला भट्टी। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट मिला? देखिए, वल्चर इंपॉर्टेंट, वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, ये इंपॉर्टेंट, प्राइमरी ड्रग पॉइजनिंग इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी पॉइजनिंग इंपॉर्टेंट। ठीक बात है। और असोला ये फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए, ठीक है, तो असोला भट्टी भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। देखिए कहाँ पे लोकेटेड है? तो लोकेटेड ऑन द सदर्न दिल्ली रिज ऑफ अरावली। अरे पूरा JNU बसा है भैया दिल्ली रिज पर। कई प्यार की कहानियाँ लिखी गई होंगी यहाँ पे, लिखी जा रही हैं, लिखी जाएंगी। जाइए कभी घूम के आइए, जो पास में है जिया सराय मुनरका वाले, दिल्ली रिज जरूर घूमें, बड़ी आनंददायक जगह है। तो ये जो गुड़गांव हरियाणा दिल्ली का ये जो बॉर्डर है, सदर्न दिल्ली का जो बॉर्डर है, अरावली हिल्स का जो रेजिड्यू पार्ट है, इसी के आसपास ही सेंचुरी पूरी बनी हुई है। ठीक बात है। इसके अलावा देखिए, इट इज़ जहाँ पे ये सरिस्का अलवर राजस्थान में होती है, यहाँ तक का पार्ट इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कवर होता है। एक मिनट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कवर होता है। ठीक बात। अब देखिए, पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है। ठीक बात है। और क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ, और कौन कौन सी स्पीसीज है, इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो PDF है, ये एक आर्टिकल के फॉर्म में थोड़ा और ऑर्गेनाइज वे में हम लोग ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आप जाओगे ना, तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, और ये सीरीज के सारे वीडियो ना एक साथ होकर देख सकते हो। याद रखें, ये अभी पहला वीडियो है सीरीज का, और ये सीरीज हम कब तक चलाते रहेंगे? जब 2025 का प्रीलिम्स हो रहा होगा तब तक। तो इसको रेगुलरली फॉलो करिए, ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कवर करने का। आपके जो अदर सोर्सेज उससे कवर करें, इससे भी कवर करें।
ये एक ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट भी है और बहुत दिन से चला आ रहा है। मैंने एक आदमी को जानता हूँ ना, वो मुझसे बोलते यार कुछ हो नहीं पाएगा, ये सरकार चाहे जितना पेड़ लगा ले चाहे कुछ कर ले ना, एक दिन सब खत्म होने वाला है। थोड़ा सा डरा डरा सा रहता है वो कि क्या पानी नहीं बचेगा, हमारे बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो मैं उसको पूछता हूँ यार इतना डर क्यों रहे हो, नहीं मिलेगा तो उस समय देखा जाएगा क्या है। अभी हमारा काम क्या है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन तो हम कर रहे हैं ना। तो एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को आप देखेंगे जो थोड़े से डरे हुए हैं क्लाइमेट को लेकर, कि क्लाइमेट चेंज होगा तो उसके बड़े इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसको क्या बोले, क्लाइमेट एंजाइटी। ये एक क्रोनिक फियर, एक लंबे समय से जो डर हमारे मन में बसा हुआ है कि क्लाइमेट के साथ बहुत गलत हो गया है, कुछ अब हम कर नहीं पाएंगे, आने वाले टाइम में बहुत गड़बड़ होगा, एक क्लाइमेट क्राइसिस होगी। इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, क्लाइमेट एंजाइटी। तो बड़ा वैसा टॉपिक है कि क्लाइमेट एंजाइटी क्या है, एक इको एंजाइटी बोल सकते हैं इसको। क्रोनिक फियर ऑफ एनवायरमेंटल डूम, पर्यावरण के नाश का एक पुराना डर जो हमारे मन में बैठा हुआ है। ठीक बात है। अब इसमें चिंता भी है कुछ लोगों को गुस्सा भी होगा। तो देखिए, क्लाइमेट एंजाइटी इज अ वरी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर लिंक्ड टू द रियलिटी ऑफ ऑनगोइंग क्लाइमेट क्राइसिस। सच्चाई भी है यार, अभी मैंने देखा ना कि हमारे यहाँ आसपास ही 47-48 डिग्री टेम्परेचर हम लोग ने झेला। गवर्नमेंट भी बड़ा अच्छा काम करती है हमारे यहाँ। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्या करती है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पर्यावरण का कार्यक्रम कराती है कि इसमें सब लोगों को पेड़ लगाना है। अभी हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। हम पौधे लगा देते हैं, उसको पेड़ बनने का इंतजार ही नहीं करते, करना चाहिए। खैर मुद्दे पे आते, पौधा लगाइए, आप पौधा लगा रहे हैं और उसको पेड़ बनाइए, ये भी करना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माँ से जोड़ा इसको कि आप अगर एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगा रहे हैं तो उसको डेवलप करेंगे, उसको पूरा करने में उनकी मदद करेंगे। ठीक है। अब क्लाइमेट एंजाइटी दूर करना जरूरी है। जब हम डर के बैठ जाएंगे, एक ट्रॉमा लेके बैठ जाएंगे ना, तो हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। तो पहला पॉइंट समझिए, एक मेंटल हेल्थ के लिहाज से भी इस एंजाइटी को दूर करना है, और दूसरा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए भी दूर करना है। ठीक है। तो याद रखिए कि एड्रेसिंग क्लाइमेट एंजाइटी इज एसेंशियल। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ। अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे चिढ़ है, मुझे दुख है, और मैं नॉर्मली परफॉर्म कर पाऊंगा क्या? नहीं। तो क्लाइमेट एक्शंस लेने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए हमें नॉर्मल होना पड़ेगा और क्लाइमेट एंजाइटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब कैसे किया जा सकता है? इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं कि आज से नहीं बनी अर्थ, 70 लाख साल हो चुके हैं, 80 हो चुके हैं, 70 हो चुके हैं, जो भी हो चुके हो, इतने सालों से चला आ रहा है ना। कभी पानी ज्यादा, कभी कम, कभी कुछ, आगे भी चलता रहेगा। बशर्ते जानबूझकर तो कोई आपदा नहीं मोल लेनी है ना, इसलिए इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करना चाहिए। तो समझ गए ना कि ये क्लाइमेट एंजाइटी है क्या चीज। क्लाइमेट एंजाइटी एक नया मेंटल डिसऑर्डर है कुछ लोगों में, और ये लगातार इसके पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं। और आपको पता है एंजाइटी के फीचर्स अलग अलग होते हैं। आपने नॉर्मली भी देखा होगा, किसी को एंजाइटी है तो कभी कहीं दर्द बताता है, उलझन हो रही है उसको, हाइपर टेंशन हो रहा है, डायबिटीज़ भी हो रहा है। तो जहाँ इतनी बीमारियां लाइन में लगी है, वहाँ ये भी लाइन में लगा है कि चलो कुछ नहीं डर है तो क्लाइमेट के चेंज से डरो, इसके प्रभाव से डरो। कुछ लोग डर भी रहे हैं और कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो एक रेगुलर बेसिस पे कुछ अवेयरनेस फैलाई जाए, कुछ कॉन्फ्रेंसेस किए जाए, लोगों को समझाया जाए कि क्लाइमेट चेंज से हमें डरना नहीं है, हमें उसको फेस करना है, हमें अलग अलग प्रोग्राम्स करने हैं। तो ये क्लाइमेट एंजाइटी हुआ, राइट। इसको कवर करने की कोशिश करेगा। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम भी इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे स्लीप डिस्टर्बेंस, कोई मदद नहीं कर सकता, सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, हार्ट पल्पेशन, हेडेक। तो ये सब जैसे कोई भी एंजाइटी के सिम्टम्स है ना, वैसे ही क्लाइमेट एंजाइटी के सिस्टम है। बस एंजाइटी का कारण क्या, हमें किसी चीज़ से डर है, हमें किसी चीज़ से घबराहट है, तो एंजाइटी क्रिएट करती है। तो वैसे ही क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट होंगे उससे हमारे मन में एक डर बैठ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, क्लाइमेट एंजाइटी। तो दूसरा टॉपिक, 3 टॉपिक कवर हो गया। अब आप यहाँ पे समझिए कि एक मेंस का क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर क्लाइमेट एंजाइटी क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट एंजाइटी, इसका इम्पैक्ट क्या है, दूसरा पॉइंट, और इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं एज अ सिटीजन।
ठीक बात है। तो 4-5 पॉइंटों को कवर करिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन तैयार होगा। चलो एक और कल ही मैंने पढ़ा, एकदम लेटेस्ट है। हम दुनिया के 4 बड़े कंट्रीब्यूटर्स में आ चुके हैं माइक्रोप्लास्टिक रिलीज करने में। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने देखा कि गंगा नदी में सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। तो इंडिया टू बी अमंग द टॉप 4 कंट्रीब्यूटर्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक रिलीज इन द वाटर बॉडी। अभी हम नहीं समझ में आ रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी एफर्ट्स कर रही है। यहाँ पे देखना कि आखिर गवर्नमेंट प्लास्टिक को रोकने के लिए क्या क्या इफेक्ट कर रही है। जैसे आपने देखा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा रखा है ना, रिवर में ऐसे डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, उसको ट्रीटमेंट देना होता है, STPs हैं हमारे पास। हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम टॉप 4 कंट्रीब्यूटर्स में पहुंच चुके हैं। ठीक है, आफ्टर चाइना इंडिया विल रिलीज द, अच्छा विल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी मैं एक आपको बात बताऊंगा कि हम लोग हर बार थोड़ा सा टारगेट लेकर चलते हैं कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो इंडिया विल रिलीज द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। जैसे इस बार 5 सितंबर को ना प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया जाएगा। पिछली बार हमें लगता है कि अगस्त में था, इस बार सितंबर में है। ये प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या है अभी हम बताते हैं आपको, थोड़ा सा और समझते हैं। तो हमने देखा कि प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक है। प्लास्टिक जो अलग अलग जब फ्रेगमेंट में टूटनेगा या बहुत हल्का हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए द माइक्रोप्लास्टिक कंसेंट्रेशन इन गंगा, वर्ल्ड की मेजर रिवर है गंगा, और इसमें माइक्रोप्लास्टिक का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है भारत में। इंडिया में CPCB है, एक लास्ट वीडियो में मैंने कवर भी किया था CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसने भी बताया अपनी रिपोर्ट में, NGT ने भी बताया कि वाटर बॉडीज में माइक्रोप्लास्टिक बढ़ रहा है। पानी में बढ़ रहा है, हमको क्या चिंता भैया, बायो मैग्निफिकेशन का प्रिंसिपल है। अभी एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था, हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस के और हार्ट फेलियर के रीजन के तौर पर निकल कर आ रहा है माइक्रोप्लास्टिक। है ना चिंताजनक बात। सबको मिलकर कम करना होगा माइक्रोप्लास्टिक। अब माइक्रो क्या और मैक्रो क्या, देखिए इसको आप समझिए। माइक्रोप्लास्टिक का मतलब ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जो 5 मिलीमीटर से कम साइज के हों। ठीक बात है, यानी खूब छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा क्या है, माइक्रोप्लास्टिक। एक बड़ा सा कोई प्लास्टिक है, जब कई सारे छोटे छोटे भागों में मिलियंस या हजारों हिस्से में टूटने लगेगा तो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, वो माइक्रोप्लास्टिक कहलाएगा। एक अब हम माइक्रोप्लास्टिक को 2 टाइप में बांट सकते हैं। देखिए पहला क्या, प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स, और दूसरा सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक क्या, बहुत सारी चीजें, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं या पेंट है, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसमें हम जानबूझकर प्लास्टिक्स यूज करते हैं। जैसे स्क्रब चेहरे को साफ करने के लिए करते हैं ना, तो उसमें छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे। ये क्या है, ये माइक्रोप्लास्टिक्स है। कॉस्मेटिक में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पेंट्स, चमकने वाली चीज़ों में भी हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोप्लास्टिक्स का। जो प्लास्टिक हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं छोटी छोटी, जैसे क्या माइक्रो बीट्स यूज इन कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर, स्क्रब्स में मिलते हैं, क्लिनजर्स में मिलते हैं। ठीक बात है, टेक्सटाइल में हम लोग माइक्रोप्लास्टिक, तो हम जो जानबूझकर बना रहे हैं छोटे छोटे 5 मिलीमीटर से कम वाले, उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, माइक्रोप्लास्टिक। ठीक बात है। अब जो बड़ी प्लास्टिक है, आपके घर में चेयर है, आपका पेन है, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये खत्म तो हो नहीं रहा है, तो छोटे छोटे भागों में डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये वेदरिंग के प्रोसेस से क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। और जो प्लास्टिक बॉटल, बैग, सब कुछ क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, और बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए फिजिकल एब्रेशन हो रहा है, एब्रेजन हो रहा है, केमिकल प्रोसेस है, यूवी रेडिएशन का असर है, तो ये जो बहुत छोटे छोटे भागों में बड़ा प्लास्टिक भी टूट जा रहा है, ये क्या है, सेकेंडरी। तो समझिए, जब हम प्लास्टिक को जानबूझकर खूब छोटा क्रिएट करते हैं ताकि हम अलग अलग जगह यूज कर पाए, तो क्या है, प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक। जब एक बड़ा प्लास्टिक अलग अलग वेदरिंग के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण बहुत छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा, तो भी क्या कहलाएगा, सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक।
तो हमारे यहाँ रिवर्स में, ड्रिंकिंग वाटर में, हमारे हार्ट में, हर जगह माइक्रोप्लास्टिक बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक बात है, कंट्रोल करने की जरूरत है। तो अब पहला क्वेश्चन, क्या है माइक्रोप्लास्टिक, कैसे कंट्रोल करेंगे, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर रही है, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये सब पढ़ना पड़ेगा ना। तो देखो थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करूंगा, वेट जस्ट कर लो। देखिए इस इमेज को देखिए, प्राइमरी सोर्स क्या है, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, ठीक है, छोटे कोई माइक्रो पैलेट्स। और बड़े सोर्स क्या है, अनइंटेंशनल डिग्रेडेशन, जो बड़ी चीजें हैं वो छोटी छोटी बनकर केमिकल वेदरिंग से बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रही है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी प्लास्टिक, सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। ये रिसेंटली रिपोर्ट है, मैंने कहा हार्ट में तो था ही, इस रिपोर्ट में बोला गया कि ह्यूमंस के भी और डॉग्स वगैरह के भी बॉडी में, टेस्टिकुलर टिश्यूज में भी खूब ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है। ठीक बात है। अभी ऊपर बात किया था ना कि मैंने वेल यूज़ किया था एक पर्टिकुलर जगह पे, तो ये बेसिकली क्या है कि ये ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे है, तो ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेगा। तो इस पर्टिकुलर ईयर में ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे कब हम मनाने जा रहे हैं, 5 सितंबर को। अभी जुलाई चल रही है, तो अगस्त सितंबर। अब ये होता क्या, ओवरशूट, ओवर मतलब ज़्यादा, ओवरशूट कि ग्लोबली हम माइक्रोप्लास्टिक कितना मैनेज कर सकते हैं। ठीक बात है, मैनेजमेंट ग्लोबली यानी पूरी दुनिया मिलकर जितना माइक्रोप्लास्टिक या प्लास्टिक मैनेजमेंट कर सकती है, उससे ज़्यादा प्लास्टिक जब हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक ओवरशूट डे। ठीक बात है, प्लास्टिक को रिसाइकिल करना है, प्लास्टिक को हमें बचा कर रखना, तो हम लोग ग्लोबली जितना अफोर्ड कर सकते हैं, जब उससे ज़्यादा हम प्लास्टिक को प्रोडक्ट करें या उसका वेस्ट निकल कर आए तो क्या कहलाता है, प्लास्टिक ओवरशूट डे। तो इस 5 सितंबर को हम इस लेवल को क्रॉस कर देंगे, जितना हम मैनेज करते हैं उससे ज़्यादा। देखिए एक और रिपोर्ट में ही ये बात थी, प्रीलिम्स के पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2024 के लास्ट तक चाइना और इंडिया सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होंगे माइक्रोप्लास्टिक में। तो ये हमारे लिए भी चेतावनी है कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारे शरीर के हर हिस्से में क्या होंगे, माइक्रोप्लास्टिक होंगे। सावधान हो जाइए, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दीजिए, खुद भी करिए, अन्य लोगों को बताइए। अलग अलग स्टडीज आती हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। माइक्रोप्लास्टिक, इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक, ग्लोबल एफर्ट्स, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स। ठीक बात है, इसमें कई सारे स्कीम्स, प्रोग्राम आप देखेंगे, देखिए हो सकता कुछ कवर है। हाँ, हमारे यहाँ पे देखिए इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हमने बनाए हैं, इसको 18 और 2024 में हमने अमेंडमेंट भी किया हुआ है ना। और सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन कर रखा है, कागजों पे बैन है, हर जगह तो मिल ही रहा है। सरकार को नहीं दिखता है, इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि देखना ही नहीं चाहते हैं लोग, गवर्नमेंट ऑफिशियल जिनकी भी ये ड्यूटी है। जब हार्ट से निकलेगा तो देखोगे, इसलिए देखो, अभी देखो टेस्टिकुलर टिश्यू से प्लास्टिक निकलेगा तो बड़ी आनंददायक सिचुएशन बनेगी आपके लिए ना। तो 2023 में भी प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया था, कब बनाया था, 28 जुलाई 2023 को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है डे, स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो आप और एग्जाम देते हो, लोअर सबऑर्डिनेट, एसएससी, इन टाइप के एग्जाम्स में आ सकता है। तो प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या था, देखिए दिस इज अ पॉइंट इन द ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर में पर्टिकुलर पॉइंट when the amount of plastic waste generated exceeds the global waste management capacity। वही वाली बात, पूरे ईयर में कोई ऐसा समय आने लगेगा जब तुम इतना प्लास्टिक जनरेट कर चुके होगे, ठीक बात है, कि पूरी दुनिया मिलकर उसको मैनेज नहीं कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर डेट को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक ओवरशूट डे। तो इस पर्टिकुलर ईयर यानी 2024 में हम इसको कब मनाने वाले हैं, 5 सितंबर को। ठीक है, मैंने आपको डिस्कस किया, ये इस सीरीज का पहला वीडियो है, 1 of 2024। ठीक है, इसको फॉलो करते रहिए, इसी सीरीज में मिलते रहेंगे। कुछ एरर अगर आपको मिलती है, कोई फैक्चुअल एरर मिलती है तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। हम लोग और चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं और अच्छा बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं इसको। हमारी टीम अलग अलग जगहों से कंटेंट क्रिएट करती है और उससे हम बहुत वेल तरीके से लेकर आते हैं आपके सामने।
हमारी वेबसाइट है www.iesnext.com। इस पर आपको एक लिंक मिलेगा जिस पे पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। हम जो पढ़ा रहे हैं, जो ये नोट्स आपको पीछे स्क्रीन पे दिखे हैं, ये पूरे लिखे हुए हैं। यहाँ पे वीडियो का लिंक मिलेगा और हर क्लास सिस्टम से यहाँ पे डे बाय डे मिलती रहेगी आपको, जो भी होगी रिकॉर्ड। नॉर्मली हमारा आइडिया है हम हर 2 से तीसरे दिन पर एक वीडियो अपलोड करेंगे। इसे आप फॉलो करेंगे तो मैं एश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 2025 और 26 के करंट अफेयर में स्पेशली इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।